buoyancy हो गया, इट इज नेट फोर्स ड्यू टू लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विथ द ऑब्जेक्ट। ये जो होता है लिक्विड किसी ऑब्जेक्ट पे या गैस किसी ऑब्जेक्ट पे कांटेक्ट में होने के कारण जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसका डायरेक्शन किधर लेते हैं तो जी इफेक्टिव के अपोजिट या जी के अपोजिट। और मैग्नीट्यूड कितना होता है, जितना लिक्विड को ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया या गैस को डिस्प्लेस किया, उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड या गैस के वेट के बराबर। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको कहा कि फोर्स ऑफ बायंसी ये कांटेक्ट में रहने के कारण आता है, तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से आता है। तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जैसे नॉर्मल हुआ, जैसे फ्रिक्शन हुआ, ये भी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से आता है। इनका जो बेसिक नेचर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहलाता है। तो ये फोर्स ऑफ बायंसी इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इनफैक्ट mg के अलावा जो भी फोर्स आप नाम सुनते हैं 11th के टॉपिक में, वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के। केवल जब हम न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर। केवल न्यूक्लियर फिजिक्स में उसकी चर्चा हम करते हैं, पूरे मैकेनिक्स में और बाकी जगहों पे कहीं नहीं दिखेगा। तो फंडामेंटल 4 फोर्स कहा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आप उनमें से एक तो हो गया वेट mg या ग्रेविटेशनल फोर्स G(m1m2/r²). इसके अलावा जो भी फोर्स चर्चा करेंगे, टेंशन, फ्रिक्शन, बायंसी, नॉर्मल, कोई भी फोर्स, पुल, पुश, जो भी, वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होंगे। तो कभी कभी पूछ देता है। अब आगे हम देख रहे हैं कि एक लकड़ी के या आयरन के ब्लॉक को, किसी सॉलिड ब्लॉक को पानी में रस्सी से लटकाया हुआ है, तो ऑब्वियस है कि ब्लॉक का डेंसिटी ज्यादा होगा, इसीलिए वो पानी में डूबा हुआ दिख रहा है या लिक्विड में डूबा दिख रहा है। mg नीचे होगा, mg लिखोगे कैसे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम कहां से आएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। मान लो सिलिंड्रिकल होगा या क्यूबॉइड होगा, जो भी हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट कर दिया। और बायंट फोर्स के लिए जितना लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया, अरे तो डिस्प्लेस किया कितना, तो चेक करिए ना, जितना ब्लॉक का वॉल्यूम है उतना ही डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम होगा, AH। ये है वो वॉल्यूम लिक्विड का जो डिस्प्लेस हुआ ब्लॉक के डूबने से, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, रो लिक्विड से। क्यों, क्योंकि हम लिक्विड डिस्प्लेस देखना चाहते हैं का वेट, और जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास इंटू जी हो जाएगा वेट। अब बताइए नेट फोर्स ऑन ब्लॉक कितना होगा, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक, तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, एट इक्विलिब्रियम। तो आप यदि नेट फोर्स देख रहे हैं तो उसमें कौन कौन हुआ, T प्लस F बाय C इक्वल्स टू mg। तो T इक्वल्स टू mg माइनस F बाय C। ध्यान से देखिएगा, A इंटू H इंटू रो ऑब्जेक्ट इंटू जी, A इंटू H इंटू रो लिक्विड इंटू जी। तो अब हम लोग देख सकते हैं AHG तो कॉमन आ जाएगा, रो ऑब्जेक्ट माइनस रो लिक्विड, रो ऑब्जेक्ट माइनस रो लिक्विड। अभी भी आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि सर ये तो आर्किमिडीज ने बताया, एक प्रिंसिपल है, आपने यूज कर दिया, बड़े अच्छे विचार है। तो सर आपने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक। तो सर पिछले लेक्चर में तो ऐसा आपने कुछ नहीं पढ़ाया, ये भी आप सही कहते हो। मैंने केवल एक लाइन लिखवाया है, इस लाइन को देख लो, जो कि किताब में इस पे उतना स्ट्रेस नहीं दिया जाता, मैं देता हूं। एक ये लाइन, एक डायरेक्शन के लिए ये लाइन, ये 2 पॉइंट्स जो है, और ये इफेक्टिव टर्न, ये मेरा सोचने का तरीका है। यदि आप इसे फॉलो करते हैं तो बाकी दुनिया जो गलती करती है आप नहीं करेंगे। ध्यान से देखिए, ये तीनों लाइन मैं आपको समझाता हूं बारी बारी से, कि यहां तो एक ब्लॉक को जब आप देख रहे थे तो ब्लॉक जो है लिक्विड में डूबा था, तो ये यहां पर देखो तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है या नहीं लिक्विड का,
और नीचे बेस पे तो एक जैसा हर एक जगह, और फिर यहाँ ऊपर आओगे कम होता गया, और यदि तुम पहुंचते हो ऊपर तो और कम। तो बताओ नेट फोर्स कैसे पता चलेगा ब्लॉक पे लगने वाला? ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे नेट फोर्स हम लिक्विड का देखना चाहते हैं। तो प्रेशर इंटू एरिया, अरे तो कैलकुलेट कौन करेगा, वेरिएबल नेचर का है। तो सर एवरेज प्रेशर इंटू एरिया, अरे क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, लेफ्ट वाला राइट वाला कैंसिल आउट होता है, सिमेट्री से दिख गया। तो बचा कौन? तो ऊपर से जो नीचे आ रहा है इसको मैंने नाम दे दिया F1, और नीचे से जो ऊपर है उसका नेट वैल्यू का नाम दे दिया F2। तो F ड्यू टू लिक्विड कितना हो जाएगा, ड्यू टू लिक्विड, तो लिक्विड जो हो जाएगा वो हो जाएगा F2 माइनस F1। F2 पता कैसे चलेगा? हाइट है ब्लॉक का H, बेस एरिया है A, और मैंने मान लिया कि Y डेप्थ में ये ब्लॉक शुरू होता है, Y डेप्थ से मान लिया। तो जो नीचे वाला F2 होगा वो P2 इंटू एरिया, और ऊपर वाला जो होगा वो P1 इंटू एरिया। अरे जो भी हो प्रेशर, और प्रेशर लिखते कैसे हैं लिक्विड का, रो P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो लिक्विड इंटू G इंटू Y प्लस H, और ये आपके पास आ रहा है 1 इंटू A माइनस P नॉट प्लस रो लिक्विड इंटू G Y इंटू A। देखो तो कितना बचा रह गया, रो लिक्विड G इंटू A इंटू H। तो A इंटू H इंटू रो लिक्विड क्या हो गया, आप चेक करो, A इंटू H इंटू रो लिक्विड, ये हो गया डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट मास, और G से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट। तो ये खुद किसके बराबर आ गया, ये जो फोर्स दिख रहा है F ड्यू टू लिक्विड, ड्यू टू लिक्विड, ये किसके बराबर हो गया, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो आपने जो ये देखा ये लिक्विड के कारण नेट फोर्स है, ये नेट निकालने का फील करो कि बायंसी ऐसे हवा में नहीं आ गया कहीं से नया कोई फोर्स। ये तो आपने प्रेशर लिखना सीखा, प्रेशर के कारण फोर्स देखना सीखा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट यदि लिक्विड में डूबा हुआ होगा तो हर एक पॉइंट पे बायंसी फील करो, हर एक पॉइंट पे कांटेक्ट फील करो, हर एक पॉइंट पे प्रेशर फील करो, हर एक पॉइंट पे प्रेशर का फोर्स फील करो, उनका वेक्टर सम करो तो आएगा बायंसी। और बायंसी किसके बराबर होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक हो तब भी और असिमेट्रिक हो तब भी, किसी भी शेप का हो, वो फाइनली यही आ जाएगा वेक्टर सम करके वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर। अब यहां पर इसे चेक कर लो कि यदि आपने एक ब्लॉक को स्प्रिंग बैलेंस से टंगा हुआ देखा और उस ब्लॉक की रीडिंग देख रहे हैं S1, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है कुछ, और यहां पर एक पेन बैलेंस है जिस पेन बैलेंस के ऊपर रखा हुआ है एक बर्तन, जिस बर्तन में भरा हुआ है पानी, और यहां पर ये समझो कि इसका भी रीडिंग कुछ दिखाया जा रहा है, ये S2 कह देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस ब्लॉक को इसमें डुबो देते हैं। यदि इस ब्लॉक को इसमें डुबो देते हैं तब आपको बताना है कि यदि ब्लॉक को डुबो दिया गया इसमें तो जो रीडिंग होगा S1 डैश, और यहां जो रीडिंग दिख रहा होगा S2 डैश, इन दोनों में पुराने वाले रीडिंग से क्या रिलेशन है ये सोचो, कौन बढ़ गया कौन कम हो गया, या क्या वही रहेगा, क्या सारे वही रहेंगे, S2 डैश। तो पहले बताओ स्मॉल m के रीडिंग के बारे में बताओ, स्मॉल m वो ऊपर वाले स्प्रिंग बैलेंस के रीडिंग के बारे में बताओ। तो ऊपर वाले स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग कम हो गया होगा, कितना कम हो गया होगा, जितना बाइंड फोर्स लगेगा। अच्छा मैं तुमको चांटा लगाऊं तो गाल पे भी चोट लगेगा, हाथ पे भी लगेगा,
यदि मैं टेबल पे कुर्सी पे बैठा हूं तो कुर्सी पे भी फोर्स नीचे लगेगा और मेरे ऊपर भी ऊपर की तरफ लगेगा फोर्स नॉर्मल। तो बायंसी जब स्मॉल एम वाले ब्लॉक पे ऊपर लगा तो पानी पे किधर लगेगा? S2 का रीडिंग बताओ, बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कितना बढ़ेगा S2? जितना बायंसी वो इस पे बढ़ा और उस पे S1 वो कम हो गया बायंसी के बराबर। कोई कंफ्यूजन? इसी क्वेश्चन में आइडिया कुछ अलग भी आता है, तो पहले इसे चित्र बना लो, ये चित्र बना करके सेट कर लो दिमाग में। S1 माइनस S1 डैश ये हो जाएगा बायंसी, और यदि ये किलो न्यूटन में है तो, नहीं तो जी से डिवाइड करना पड़ेगा। और ये S2 डैश माइनस S2 ये भी हो जाएगा बायंसी। सारे न्यूटन में है तो वेदांत ये समझ में आ गया आपके? यस सर। अंशुमन, सिमरन? यस सर। बहुत बढ़िया। वृंदा कोई कंफ्यूजन? वृंदा यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताएं। आप अपने अपने कॉपी पे चित्र बना लें। यदि आप यदि इसमें चेक करिए, कहानी में थोड़ा सा बदलाव हो। ये बर्तन ऊपर लबालब एकदम ऊपर तक भरी हुई देखो, और अब यदि इसमें ब्लॉक डालोगे तो क्या उतना ही पानी रहेगा या पानी कुछ बाहर भी गिर पड़ा होगा? ये कितना होगा पानी? यही है वो जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड। और अब रिलेशन के बारे में आप क्या कहने वाले हैं? कौन बड़ा कौन छोटा कौन क्या होगा? क्या ये रिलेशन जो है वो सारे एक जैसे रहेंगे? अच्छा, बायंसी S1 और S1 डैश के बारे में पहले बताओ। बायंसी तो स्मॉल एम पे लगा होगा ना, किधर लगेगा? अरे लिक्विड डिस्प्लेस किया या नहीं किया तो कांटेक्ट में है ना, तो लगेगा किधर लगेगा? ऊपर। तो S1 डैश कम हो गया क्योंकि ऊपर फोर्स बायंसी आया और वो स्प्रिंग टेंशन को कम कर देगा, स्प्रिंग कम खींचेगा S1 डैश। तो ये नीचे S1 माइनस S1 डैश बायंसी वाला परफेक्ट है। अब बताओ, जितना बायंसी ऊपर आया उतना बायंसी तो बर्तन के पानी में नीचे की तरफ भी आया होगा, लेकिन जितना वो बायंसी फोर्स एक्स्ट्रा यहाँ आया उतना ही पानी निकल के भाग भी गया, तो जितना था तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ हम क्या कह देंगे? S2 और S2 डैश बराबर हो जाएगा। एक नया चित्र बन गया। आप चाहे तो फिर से टाइम पास करें कि पानी पहले पूरा भरा हुआ था और फिर क्या हुआ, तब ब्लॉक डुबोने पर कुछ पानी बाहर आ गया, तो जितना पानी बाहर आया उसका वेट बायंसी है, तो बर्तन में बायंसी के बराबर पानी कम हो गया। लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ से बायंसी जो ब्लॉक पे ऊपर लगा उतना ही बायंसी पानी पे भी नीचे आया, तो जो कम हुआ था डिस्प्लेस हुआ था लिक्विड उसके वेट को वो बायंसी कंपनसेट कर देगा।
तो नीचे वाले बर्तन का पानी के साथ जो वेट है वो फिक्स वही रहेगा जो पहले था, क्योंकि जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड हुआ वो कंपनसेट उसको कर रहा है, उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट को, एक्स्ट्रा बायंसी जो आप आते देख रहे थे नीचे की तरफ न्यूटन थर्ड लॉ से, वो क्योंकि वो बायंसी भी होता है डिस्प्लेस्ड लिक्विड के ही वेट के बराबर। तो बर्तन के पानी के साथ जो रीडिंग दे रहा था नीचे वाला पेन बैलेंस, उसका रीडिंग वही रहेगा, कोई चेंज नहीं दिखेगा। यहां बायंसी को आप समझ तो गए, आपने ये भी पता कर लिया कि डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट, और आपको मैंने ये भी समझा दिया कि ये नेट फोर्स होता है लिक्विड के कारण। जब आप इतने समझदार हो ही गए तो एक और क्वेश्चन के मजे ले लो। ये यहां आप देखो, एक ब्लॉक को छत से टंगा हुआ, इस ब्लॉक की खासियत ये है कि ये जो टंगा हुआ ब्लॉक है ये हेमिस्फेयर है। क्या है ये? हेमिस्फेयर है। और यहां पर पानी को आप यही एकदम जस्ट पानी इसी के पास से शुरू है। इस हेमिस्फेयर सॉलिड हेमिस्फेयर है, ये भी लिख दे रहा हूं। इसका डेंसिटी है रो नॉट और रेडियस है आर। आपको बताना है फाइंड नेट फोर्स ड्यू टू लिक्विड on curved surface of the hemisphere। लिक्विड का डेंसिटी रो एल है। तो मजे लो इस एग्जांपल में, और आपके मजे बढ़ाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर देता हूं। यहां से आप फोर्स देखना शुरू करो, प्रेशर का बढ़ना देखो, और वो नॉर्मल के लॉन्ग होगा। नॉर्मल मतलब सेंटर से गुजरने वाले लाइन के लॉन्ग। और वो सारे जब दिख जाएं तो मात्र इनका वेक्टर सम करना है, ज्यादा मेहनत तो है ही नहीं। मात्र इन्हीं सारे फोर्सेस का वेक्टर सम हमें चाहिए कर्व सरफेस पे जो लिक्विड फोर्स लगा रहा है। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं डेप्थ बढ़ने के कारण प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ने के कारण फोर्स भी बढ़ता जाएगा, इसलिए वेक्टर की साइज बड़ी करते गए हैं। इनका वेक्टर सम करना है हमें बस, मात्र। तो देखिए, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि कैलकुलस कैलकुलस खेलेंगे और कभी न कभी उत्तर आ भी जाएगा। और उसके बाद हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि क्वेश्चन छोड़ना ही फायदेमंद है। अब उस डिसीजन के बाद कोई और डिसीजन भी लेके देखते हैं। एक काम करते हैं कि कुछ देर पहले आपको हमने समझाया है कि जो नीचे से ऊपर फोर्स लग रहा है, यदि इसका नाम हम कहते हैं F2, और ये जो सारे फोर्स लिक्विड के कारण लगता हम देख रहे हैं, उन सब का जो रिजल्टेंट आएगा वो हमें दिख रहा है नीचे F1। तो जब ये F1 और F2 हमें दिख रहा है, F बाइन सी हम क्या लिखने वाले थे? F बाइन सी लिखने वाले थे F2 माइनस F1। और F बाइन सी किसके बराबर था? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। और ये किसके बराबर कर देंगे? F2 माइनस F1। ये वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड हो गया 2/3 पाई आर क्यूब रो लिक्विड इंटू जी। F2 कितना हो जाएगा? रो जी, लिक्विड की ही बात कर रहे हैं, तो ये लिक्विड का रो जी आर इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। ये हो गया प्रेशर इंटू एरिया फोर्स, ये F2 हो गया माइनस F1। तो आपको F1 पता चल गया, कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब रो लिक्विड
रो लिक्विड इनटू जी में से, रो लिक्विड इनटू जी में से इसे सब्सट्रैक्ट कर लो, राइट साइड ले आए। अब ये सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर रो लिक्विड इनटू जी, 1/3 पाई आर स्क्वायर रो लिक्विड इनटू पाई आर क्यूब रो लिक्विड इनटू जी, 1/3 पाई आर क्यूब रो लिक्विड इनटू जी। तो सबसे पहले F2 लिखना सीखो, F बाइन सी लिखते हैं 2/3 पाई आर क्यूब रो लिक्विड इनटू जी। F2 लिखते हैं, F2 नीचे से ऊपर, तो F2 हो जाएगा P2 इंटू एरिया, P2 इंटू A2। P2 कितना हो जाएगा लिक्विड के कारण, तो रो लिक्विड G इंटू R, क्योंकि ये डेप्थ कितना है, R ही तो है जिस डेप्थ में हम लिक्विड को नीचे देख रहे थे, क्योंकि ऊपर एकदम टच करता हुआ लिक्विड का लेवल क्वेश्चन में बताया गया है। यदि और हाइट होता कुछ तो उसको भी हम ऐड करते, एटमॉस्फेयर की चर्चा नहीं कर रहे, केवल लिक्विड को ही देख रहे हैं। इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हेमिस्फीयर है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये पाई आर क्यूब रो लिक्विड इनटू जी। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा तो F1 किसके बराबर हो जाएगा, F2 माइनस F बाइन सी। क्यों, क्योंकि F2 माइनस F1 कितना है, F बाइन सी। तो F1 कितना हो जाएगा, F2 माइनस F बाइन सी। F2 बराबर हो जाए, F1 बराबर हो जाएगा F2 माइनस F बाइन सी। तो पहले F बाइन सी देखा, फिर F2 देखा, फिर सॉल्व कर लिया। ये कहाँ किस चैप्टर में जाएगा, तो बाइन सी में जाएगा। अब वेक्टर सम करने लगे तो मैंने उससे भी किया, कैलकुलस अप्लाई करके छोटे छोटे सर्किल में बांट दिया और वो एक एक सर्किल का अलग अलग फोर्स का वेक्टर सम कर दिया। वो तो बाद की बात है, जब नेट फोर्स सोचते हैं वो कहाँ लग रहा है कोई लेना देना ही नहीं। बायसी फोर्स के लिए याद रखो, पॉइंट लिखो कॉपी पे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रोटेशन के टाइम पे काम आता है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन of buoyant force is geometrical center of submerged part of object and called center of buoyancy, center of। तो जब हम ट्रांसलेशन का इक्वेशन लिखते हैं Fx इक्वल्स टू max, Fy इक्वल्स टू my, तब मुझे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं है तब तक जब तक कि रोटेशन हम ना सोच रहे हो, उस समय तक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से कोई लेना देना ही नहीं हो। तो ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ मास नहीं होता है सेंटर ऑफ बायंसी। ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होगा ऑब्जेक्ट के सबमर्ज पार्ट का, दैट इज सेंटर ऑफ बायंसी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यदि हम स्मॉल जी को कांस्टेंट मानते हैं तब तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास एक जैसा हो जाता है। लेकिन सोचो कोई बड़ा ऑब्जेक्ट, और बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो अर्थ के सरफेस के नजदीक में जो पॉइंट होंगे ऑब्जेक्ट के, वहां mg कम होगा, और अर्थ के सरफेस से जो दूर पॉइंट होगा उनका mg, सॉरी, जो नजदीक होगा वहां g का वैल्यू ज्यादा होगा, जो दूर होगा वहां g का वैल्यू कम होगा। तो यदि यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट भी है तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पे सेंटर ऑफ मास होगा, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी उससे कुछ नीचे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा वेट किधर होगा, नीचे। बात समझ में आई? तो एक लाइन पूछ देता है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हमेशा एक जैसा होंगे, कहेंगे ना, तो कौन नीचे होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वो भी जब ऑब्जेक्ट लार्ज मान लें या बहुत थोड़ा सा ही नीचे मान लें, जी का असर तो पड़ता ही है, थोड़ा कम ज्यादा होता ही है हाइट के साथ। तो ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं, तो अभी भी एक बार आप कॉपी पे चाहें तो चर्चा कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज present below the center of mass of the object. Center of gravity is present below, center of gravity is present below the center of mass of the object. और सेंटर ऑफ बायंसी अलग एक पॉइंट हो गया,
सेंटर ऑफ बायंसी इज ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट, वो सेंटर ऑफ मास भी नहीं है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी नहीं है। हाँ, वो ये सबमर्ज पार्ट पे ध्यान देना, जो डूबा हुआ भाग होगा ना उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर। जैसे आप एक रॉड को देख रहे हो, लकड़ी का रॉड है, जो पानी के बेस पे एक हिंज है, उस हिंज पे के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है, और ये पानी पे आप देख रहे हो लेटा हुआ, मतलब पानी के पे ये है, यहाँ इस ओ के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है, ओ के अबाउट घूमने के लिए फ्री है। तो आपको क्या लगता है, ये लकड़ी सूखा हुआ लकड़ी यदि हो, मतलब इसका जो डेंसिटी हो ये रो हो, और इस पानी का डेंसिटी 3 रो हो, ये लिक्विड का डेंसिटी, लिक्विड डेंसिटी मैंने माना, और ये रॉड डेंसिटी मैंने माना, रॉड डेंसिटी, सॉलिड रॉड डेंसिटी। तो आपको क्या लगता है, क्या ये लेट जाएगा जमीन पे लिक्विड में डूब के? तो किसी एंगल पे ही तो ये रहे दिखेगा आपको इक्विलिब्रियम में। ये थीटा बताना है, या थीटा ना, तो ये टोटल लेंथ यदि एल है, तो ये जो सबमर्ज पार्ट होगा ना एक्स, ये बताना है कि कितना पानी के भीतर होगा, कितना पार्ट पानी के बाहर होगा। तो एक्स भीतर वाला पार्ट आपको बताना है। अब मुझे बताओ, mg को आप कहां एक्ट करता देखोगे? तो mg को मान लो यहां एक्ट करता देखते हैं L/2 पे, और बायंसी को कहां एक्ट करता देखोगे? तो ये हो जाएगा यहां से x/2 पे। ये होता है सेंटर ऑफ बायंसी का काम। सेंटर ऑफ बायंसी का काम समझ में आया कि सेंटर ऑफ बायंसी जो होगा वहां एफ बायंसी एक्ट करेगा, और mg एक्ट करेगा सेंटर ऑफ मास, जनरल ऑब्जेक्ट। अब यदि मैं बायंसी के ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क की बात करूं, टॉर्क अबाउट ओ, नेट क्या हो जाना चाहिए? चूंकि रॉड की बात कर रहा हूं ऑन रॉड, तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। नॉर्मल जो होगा, हिंज का जो फोर्स होगा वो तो 0, क्योंकि वो ओ से ही गुजर रहा है, इसलिए टॉर्क अबाउट ओ हम देख रहे हैं। तो एफ बायंसी इनटू, ध्यान देना, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम यहां से लेंगे, तो यदि मैं इसे थीटा कह लूं तो x/2 cos थीटा, और mg इंटू L/2 cos थीटा, ये cos थीटा तो गया। अब बारी आता है बायंसी कैसे लिखेंगे? तो बायंसी लिखते हैं a इंटू एक्स इंटू रो लिक्विड, a इंटू एक्स इंटू 3 रो इंटू जी इंटू x/2, और mg कैसे लिखेंगे? a इंटू एल इंटू रो इंटू जी इंटू L/2। अब ये x/2 L/2 वाले भगा दो, ए भगा दो, जी चला गया, रो चला गया, x का वैल्यू कितना हो गया? x का वैल्यू आ गया x² आ गया, x² आ गया L²/3, और x आ गया L/√3। क्या ये आइडिया समझ में आया? ये क्वेश्चन कब फंसेगा? यदि हमें फोर्स ऑफ बायंसी तो पता है, लेकिन ये नहीं पता कि उसको अप्लाई कहाँ करवाना। यदि अप्लाई करवाना हम उसको लेके चले जाते सेंटर ऑफ मास पे, गड़बड़ हो जाती।
तो सेंटर ऑफ बायंसी का काम एक ही बार पड़ता है जब हम रोटेशन की सोच रहे होते हैं, टॉर्क की सोच रहे होते हैं। उस समय पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, लाइन ऑफ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक टर्म चर्चा में आया था जिसके अभी तक हम एग्जाम्पल में कहीं यूज नहीं कर पाए। मुझे ये बताइए, एक कार जो एक्सेलरेटेड था तो उसमें पानी तो ऐसे दिखेगा, और यदि एक्सेलरेटेड कार जिसमें पानी का फ्री सरफेस का एंगल, वो ढूंढना आप पहले सीख चुके हैं कि आप यदि ये यहां देख रहे हैं एक एयर बबल, तो आप एयर बबल को जाते देखो, 1 2 3 4, क्या लगता है ये एयर बबल किधर जाते दिखेगा? अपना ऑप्शन बताओ, 1 2 3 4 में से कोई यदि पसंद आ रहा है। इसमें से कोई सही नहीं सर। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है एयर बबल के रास्ते का 1 2 3 4। ये तुम्हारे लिए नन। तो अब ये तो नहीं पता आपको, और मुझे भी नहीं पता। पहले मुझे ये बताओ, एयर बबल ऊपर जाना चाहता है पानी में कि नीचे जाना चाहता है? क्यों ऊपर क्यों जाता है? बायंसी लग रहा है। तो वो नीचे क्यों नहीं जाता? क्योंकि वेट से ज्यादा बायंसी होता है। बायंसी एक्ट किधर करता है? और सोचो, मैंने क्या लिखवाया? तो जी इफेक्टिव किधर होगा? हाँ, तो किधर जाएगा फिर? और घबराओ मत, मैं तो ये कहता हूं ना, मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता। मान लो बाल्टी ऐसे होता और पानी ऐसे भरा देखते, और यहां पर होता एयर बबल, तो वो किधर जाता ये बताओ? तो ये जो एयर बबल होता ये किधर जाता? तो ये ऊपर जाता देखते हैं, जी के ही तो अपोजिट। और ले जाता है कौन? F/c, क्योंकि एयर का वेट निग्लिजिबल है, तो जी के अपोजिट बायंसी एक्ट करता है ना। लेकिन जब आप बात करते हो किसी कार के भीतर टंगे हुए एक पेंडुलम के बारे में, और कार यदि एक्सेलरेटेड है, तो पेंडुलम का इक्विलिब्रियम वाला सिचुएशन यहां आता है। क्यों? क्योंकि यहां एक्ट करता है mg इफेक्टिव। तो बायंसी भी उस जगह यदि पानी भरा होगा तो किधर लगता देखेंगे। सर आपका माइक म्यूट है। एक बार फिर से सुने कि यदि हम एक लिक्विड में किसी एयर बबल को, बाल्टी में जो घर में रखा हुआ बाल्टी है उसमें एयर बबल को देखते हैं, तो किधर जाता है? जी के अपोजिट। क्यों? क्योंकि बायंसी ले जा रहा है, एयर बबल का वेट नेग्लिजिबल है। तो हम लोग बायंसी को जी के अपोजिट देखते हैं। लेकिन सोचो, एक कार होता और कार के भीतर छत से टंगा होता पेंडुलम, और कार ए एक्सेलरेशन से आगे जा रही होती, तो कार के भीतर ये ऊपर जो डायग्राम हमने बनाया है, यहाँ एक्सेलरेशन यदि ए है तो पेंडुलम किधर देखते हैं हम? एम ए और एम जी का रिजल्टेंट पीछे जो आता है उस लाइन पे पेंडुलम को हम देखते हैं, रुका हुआ इक्विलिब्रियम में कार के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब है वो एम जी इफेक्टिव जिधर होगा वही टेंशन के बैलेंस करके वहां इक्विलिब्रियम बनाता है। और वहां यदि हमें पानी भरा हुआ कार दिखे तो उसपे जो बायंसी लगता हम दिखाएंगे उस फ्रेम में, वो भी किधर लगाएंगे? वही एम जी इफेक्टिव जिधर है उसके अपोजिट।
और उसका वैल्यू लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो मैंने कहा ये बाद में सोचते हैं। मैंने आपको पहले ये कहा कि एयर बबल जो है वो भी किधर जाएगा? जी इफेक्टिव के अपोजिट। जी इफेक्टिव था क्या? तो इंक्लाइंड सरफेस को कैसे हमने एक्सप्लेन किया था पिछले टर्न पे कि लिक्विड के इंक्लाइंड सरफेस वो पॉइंट हो, सरफेस उस तरह का रहता है कि उसके सरफेस पे लगने वाला एमए और एमजी का नेट सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो जी एमजी इफेक्टिव सरफेस के परपेंडिकुलर है, बायंसी भी उसके परपेंडिकुलर अपोजिट होगा। तो बायंसी के लाइन पर एयर बबल को हम कार के फ्रेम में जाता देखेंगे। क्या मैं मान लूं कि ये पॉइंट आपके समझ में आ गया? चलिए मैंने मान लिया। अब आप मुझे ये बताइए कि यदि आपसे कहा जाता है कि फिर से वही कहानी, ये कार, इस कार में भर दिया गया है लिक्विड और इस लिक्विड में है एक पेंडुलम वाला ये सॉलिड बॉल, सॉलिड स्फेरिकल बॉल, इसका मास है m, डेंसिटी है 5 रो और लिक्विड का डेंसिटी है रो। क्योंकि लिक्विड का डेंसिटी कम है इसीलिए बॉल अंदर है, नहीं तो छत पे जाके मजे ले रहा होगा। अब यहाँ पर आपको मात्र इतना सा करना है, एक्सेलरेशन हमने देखा g के बराबर। आपको बता देना है कि यहाँ टेंशन कितना होगा इक्विलिब्रियम वाले सिचुएशन में, कार के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम। इस जगह आपको ये देखना है कि टेंशन कितना होगा इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन में। आपने ये लिखना सीखा है mg, आपने ये लिखना सीखा है कार के फ्रेम में स्यूडो, जो खुद mg के बराबर हो गया, और आपने ये लिखना सीखा है जी इफेक्टिव के अपोजिट f बाय m बाय रो ऑब्जेक्ट इनटू रो लिक्विड इनटू g, m बाय 5 रो इनटू g, 5 mg बाय 5, ये f बाय c आ गया mg बाय 5, और ये mg इनका रिजल्टेंट यहाँ आ जाता है mg√2। और अब हम इधर देख रहे हैं एक टेंशन, तो एट इक्विलिब्रियम में क्या लिख देंगे? mg√2 इक्वल्स टू f बाय c प्लस टेंशन। f बाय c हो गया mg बाय 5 प्लस t mg√2, तो t का वैल्यू आ गया, mg कॉमन ले लो, √2 माइनस 1/5, √2 माइनस 1/5। सोच के देखो, और यदि कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। बायंसी तो मेरे भी समझ में नहीं आया। कहते हैं ये बताओ डिस्प्लेस वॉल्यूम, डिस्प्लेस लिक्विड कितना है? एक काम करो यार, g√2 करो इफेक्टिव वेट के लिए, g√2 कर दो, g√2 कर दो, ये हो जाएगा, √2 भी कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 4√2 mg बाय 5। हाँ ये बताओ, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये हो गया मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और ये उसको वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड जो लिखते थे वहां पर मैंने क्या लिखवाया था, वेट या इफेक्टिव वेट? इफेक्टिव वेट में कौन यूज करोगे? जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव कितना हो जाता था अभी अभी हमें पता है ना, एक्सेलरेटेड फ्रेम में √a² प्लस g², तो जी इफेक्टिव तो यहाँ पर कितना हो गया, m बाई 5 रो इंटू g√2, ये कितना हो गया, mg√2 बाई 5। हमने आपको मैग्नीट्यूड में क्या लिखवाया है, इफेक्टिव वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। वो जो डिस्प्लेस हुआ है लिक्विड उसका उस फ्रेम में वेट कितना होगा जिस फ्रेम में आप कैलकुलेशन कर रहे हो, इफेक्टिव वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड।
बायंसी का डायरेक्शन किधर लेंगे? जी इफेक्टिव के अपोजिट। और बायंसी का वैल्यू कितना लिखेंगे? जो लिक्विड डिस्प्लेस किया गया उसका इफेक्टिव वेट, मतलब जी इफेक्टिव से मल्टीप्लाई करके। और जी इफेक्टिव कैसे निकालते हैं? तो जी इफेक्टिव निकालते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, या वेक्टर सम। यदि एंगल ए और जी किसी खास एंगल पे होता, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सप्रेशन, तो लिखते ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए जी कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड जी। तो आप जी इफेक्टिव का डायरेक्शन लिखते वक्त थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि एक्सप्रेशन ऐसा भी तो हो सकता है किसी एंगल पे हमें दिख जाए, तब जी इफेक्टिव ऐसे ढूंढेंगे। और जी इफेक्टिव का जो डायरेक्शन होगा ए और जी का जो रिजल्टेंट, उसके अपोजिट हम देखेंगे बायंसी को एक्ट कर। बायंट फोर्स के बारे में, फोर्स ऑफ बायंसी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता था कि ऑब्जेक्ट को आप देखो वो कितना डिस्प्लेस कर रहा है लिक्विड, उसे देखो, और फिर आप जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उस डिस्प्लेस लिक्विड का वेट देखो, और वही ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में, जी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है एक देखोगे, जिसे कहते हैं बायंट फोर्स। अब यहाँ देखो आपके सामने कहानी में हल्का सा ट्विस्ट है। हल्का सा ट्विस्ट ये है कि हम देख रहे हैं यहाँ एक थ्री रो लिक्विड, और यहां देख रहे हैं रो वाला लिक्विड, और ये है रो ऑब्जेक्ट, और ये दिख रहा है इक्विलिब्रियम में। आपको बताना है रो ऑब्जेक्ट और रो में क्या रिलेशन है। ये भीतर वाला पार्ट, ये लेंथ h, यहां वाला h, और ये वाला भी h दिख रहा है। 3 रो ज्यादा है इसीलिए नीचे है, रो लिक्विड उसकी डेंसिटी कम है, ऊपर है, इमिसेबल लिक्विड है, ये क्वेश्चन में है क्लियर डायग्राम देख के। और हम इक्विलिब्रियम में देख रहे हैं ब्लॉक को, सॉलिड ब्लॉक, एरिया ए है, हाइट 3h दिख ही रहा है। आपको इस एग्जांपल में पता करना है, इस एग्जांपल में आपसे कहा गया फाइंड फोर्स ऑफ बायंसी, ऑल्सो फाइंड रो नॉट इन टर्म्स ऑफ रो। दो चीजें बताने के लिए कहा गया आपसे। सर 4 रो बाय 3 रो नॉट। और रो बाय 3 बायंसी सर 4 रो h into a एरिया a माइनस सर रो नॉट 4 बाय 3 रो आ गया। द्वारा कितना है? 4 रो बाय 3। 4 रो बाय 3, ठीक ठीक। और बाइंड फोर्स कैसे निकालेंगे? तो रो नॉट की जगह देंगे सर। बाइंड फोर्स ध्यान से देखना, तो बैलेंस करेगा ना सर। एफ बाइंड सी है वेट ऑफ
डिस्प्लेस्ड लिक्विड, हमेशा यहीं से सोच लो। तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ध्यान से देखना, A इंटू एच इंटू रो प्लस A इंटू एच इंटू 3 रो इंटू जी। टोटल बायसी एक 3 रो वाला है और एक रो वाला है, तो दोनों को अलग अलग या तो देख लो जी मल्टीप्लाई करके। तो पहला वाला कितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है, A इंटू एच इंटू रो, और दूसरा वाला कितना डिस्प्लेस हो रहा है, A इंटू एच इंटू 3 रो, और इनको G से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इफेक्टिव वेट आएगा। तो ये कितना हो जा रहा है, 3 और 1, तो ये F बाइन सी आ गया, F बाइन सी आ गया 4AH रो जी, 4AH रो जी। फोर AH रो जी आ गया यहाँ पे बाइन सी। और यदि इक्विलिब्रियम में है तो ये भी कह सकते हो F बाइन सी इक्वल्स टू mg, 4AH रो जी इक्वल्स टू A 3H रो ऑब्जेक्ट इनटू जी। तो यहां से हमें पता चल गया रो ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू 4 रो बाय 3। रो डेंसिटी वाला कितना डिस्प्लेस हुआ, A इंटू एच, और 3 रो वाला कितना डिस्प्लेस हुआ, A इंटू एच। चित्र से देखो अनुज, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। मुकुल ओके। अब टेंशन इस बात को लेके है सर, तीसरा जो पार्ट है उसके लेकर के, पहला दूसरा, अब तीसरा पढ़ के देखो। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ डेंसिटी रो ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। फोर्स, व्हाट वैल्यू ऑफ फोर्स ड्यू टू, ऑफ के बदले लिख दो ड्यू टू लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो ऑन द ब्लॉक। इन दिस केस ब्लॉक पर वो जो रो डेंसिटी वाला लिक्विड है उसके कारण कितना फोर्स है। What will be the value of force due to liquid of density rho on the block? सोचे और बताएं। In this case, सर बाइन से लगाना एक्स्ट्रा ये तो इसलिए दोबारा और क्या कितना तो डाटा वैल्यू बताओ। A इंटू H रो या रो नॉट या 3 रो, ठीक। क्या अनुज मन मान गया, या 3 रो कर दूं, मुकुल या रो नॉट कर देता हूँ, ऋषभ तुम भी बता दो कुछ यार। और साले रो गलत हो गए, अब बताओ क्यों गलत हो गए। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अनुज ने वो देख लिया जो तुम लोगों ने अभी अभी तुरंत मिस किया। यहाँ देखो तो फोर्स ऐसे, और यहाँ देखो फोर्स ऐसे, और जब ये देखोगे तो ये तो जीरो, जैसे ही मन मान लेगा तो तुरंत अब दिमाग में आएगा कि सर फिर यहाँ क्या कर रहा है। हाँ, अगला क्वेश्चन आएगा, सर इसका मतलब मेरा तो बेस ही खराब हो गया, वो ही गड़बड़ हो गया। अब ध्यान से सुनो, ये पानी इसे, ये लिक्विड इसे धकेलेगा और वो ये इसे धकेलेगा, तो बायनेंसी में वो इफेक्ट आएगा क्योंकि प्रेशर में वो जाएगा, लेकिन वो डायरेक्ट उसका फोर्स जीरो। आपको ये मैं एनएलएम से समझाता हूँ। ये ए है, ये बी है और ये सी है, और आप इसे फोर्स लगाते हो। ये एफ फोर्स किस पे लग रहा है, ए पे या बी पे या सी पे ना, केवल ए पे, क्योंकि कांटेक्ट में ए के साथ है, आदमी ए को धकेल रहा है। बी को उस फोर्स का इफेक्ट मिल रहा है थ्रू ए, और सी को वो बी से इफेक्ट मिल रहा है। लेकिन यदि कोई कहे ये एफ फोर्स, ये जो आदमी पुल कर रहा है, वो ये जो आदमी है यहाँ कोई, उसने बी पे कितना फोर्स लगाया, तो तुम कहोगे जीरो, उसने केवल ए पे फोर्स लगाया। हाँ सर, प्रैक्टिकली सोचो ना,
इसने बी पे थोड़े ना फोर्स, कांटेक्ट आंखें से देख के थोड़े ना फोर्स आएगा, कांटेक्ट से आएगा। तो कांटेक्ट से आएगा तो कांटेक्ट तो ए के साथ है, बी के साथ थोड़े ना है। बी ए के कांटेक्ट में तो ए उसे धकेलेगा, सी बी के कांटेक्ट में तो सी उसे बी उसे धकेलेगा। ये पॉइंट समझ में आया? कितना ट्रिकी पॉइंट है, इतना ही ट्रिकी है कि बड़े मन से हम लोग गलत करते हैं। लिक्विड का फोर्स यदि पूछ दिया तो अपने को एक बार को आता है यार बायसी में तो मैंने बड़े प्यार से आर्किमिडीज की बात मान ली, तो यही होगा फोर्स। लेकिन वो दूर से नाक को छू रहा है, सीधे सीधे देखेंगे तो वेक्टर सम करो 0 दिख जाएगा। ठीक है, तो लड़ना नहीं है, पॉइंट को धीरे से दिमाग में डालना है कि बायसी आर्किमिडीज ने जो बताया वो तो सही है, लेकिन हम अपने नजरिए को थोड़ा और खुला कर देते हैं और ये देखते हैं कि यदि किसी एक का इंटरेक्शन पूछ रहा है तो उसको थोड़ा वेक्टर सम से एनालाइज करें। ठीक है, अब बारी आता है ये बायसी वाला कहानी संपन्न करने का। यदि बायसी को हमने संपन्न मान लिया ऐसे, तो अपने पास एक आ जाता है फ्लोट, फ्लोटेशन टर्म एक आता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो तैर रहा होता है, कोई ऑब्जेक्ट जो तैर रहा होता है किसी लिक्विड में, तो उसके फ्लोटेशन कहते हैं बायसी और वेट एक जैसा यदि हो जाएगा, एफ बायसी और वेट इक्वल है, तो इक्विलिब्रियम तो है। और इक्विलिब्रियम 3 तरह के होते हैं, याद करो। एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल और एक होता है न्यूट्रल। तो यदि ऐसा हो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो और सेंटर ऑफ बायसी ऊपर हो, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होना, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होना, वो स्टेबल को शो करता है। यदि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ बायसी नीचे हो, तो ये अनस्टेबल को शो करता है। और यदि दोनों एक ही जगह हो, तो सेंटर ऑफ बायसी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो हम कहते हैं कि ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। उनको हल्का सा टिल्टेड भी कर देंगे तो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। और यदि इनको हल्का सा मैं टेढ़ा कर दूं तो ये वापस आ जाएगा, mg नीचे रखने के लिए वापस चला आएगा। और इसको हल्का सा तिरछा कर दूं तो mg वाला नीचे चला जाएगा और बायसी वाला पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाएगा और सेंटर ऑफ बायसी ऊपर भाग जाएगा। तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये अनस्टेबल कहलाता है। अच्छा, प्रैक्टिकली मैं समझाता हूं। एक प्लास्टिक वाला डब्बा ले लो और पानी में उसको डालो, तो क्या पानी में डूब के तैरेगा? वो नहीं तैरेगा। अब डब्बा खोलो और उसमें फेविकोल थोड़ा सा गिराओ और उसमें छोटे छोटे कंकड़ गिरा के चिपका दो, डब्बे के बेस पे वो चिपक गया। डब्बे के ढक्कन लगा दो और बेस पे पत्थर चिपकाने से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर कर दिया आपने? नीचे। और अब उसको पानी में डुबो दो और पानी में डुबो दो, और यदि वो डूब करके तैर रहा है तो उसको हल्का सा टिल्टेड भी करोगे तो फिर वो सीधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टिल्टेड करने पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर आ रहा है, जैसे ही तो वो अपने को फिर नीचे ले लेगा। ये समझ में आया? उसी डब्बे को, चूंकि फेविकोल का जोर है, टूटेगा नहीं। अब ऊपर वो उल्टा करो, पत्थर छत में चिपका हुआ है और अब तैरता रख दो, बैलेंस तो अब भी है लेकिन हल्का सा भी टिल्टेड करोगे तो फिर से वो अपने आप को अपोजिट करने की कोशिश करेगा। अनस्टेबल से किधर जाना चाहेगा? स्टेबल की तरफ। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या दिमाग में रखें? सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे। बस इतनी सी बात तो याद रह जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यदि नीचे है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ बायसी यदि नीचे है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और दोनों एक जगह पे है तो न्यूट्रल। सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे स्टेबल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर अनस्टेबल, और यदि दोनों एक जगह पे तो न्यूट्रल। जैसा छोड़ दो वैसा ही रहेगा, कोई टॉर्क वर्क बनेगा नहीं, कोई उसको ले जाने रीएडजस्टमेंट का काम वो नहीं आएगा। तो ये हम लोगों ने एक टर्म और समझ लिया। अब बारी आता है
आप ऐसा करें, पास्कल्स लॉ कहता है फ्री सरफेस पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर देंगे वो लिक्विड में हर एक जगह बिना अपना वैल्यू चेंज किए पहुंचेगा। बायंसी कहता है जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उस डिस्प्लेस लिक्विड का इफेक्टिव वेट, जी इफेक्टिव के अपोजिट एक्ट करेगा, वो होगा बायंट फोर्स। और प्रेशर के लिए हमारे पास इकलौता फॉर्मूला दिख रहा है ρgh। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी प्रेशर डिफरेंस आता है यदि कार हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट हो रहा हो, उसमें ρgh के बदले हम ρal यूज कर लेते हैं, जितना वो सरफेस से पीछे होगा। मतलब यदि कोई बर्तन में लिक्विड भरा हुआ हो और वो आप देखते हैं ऐसे एक्सेलरेटेड, तो मुझे ये बताओ कि इसमें जो हम L लेंथ पीछे आएंगे, तो L लेंथ पीछे आएंगे तो ये 1 पॉइंट और 2 पॉइंट प्रेशर कहां पर ज्यादा होगा, 2 पे ज्यादा होगा या 1 पे ज्यादा होगा? 1 2 पॉइंट, फिर से देखो ये 2 ये 1, तो दो नजरिया है देखने का, या तो हाइट से देख लो तब भी अंदाजा लग जाएगा कि 2 पे ज्यादा है प्रेशर, या लेंथ के हिसाब से देखो, लेंथ के हिसाब से ऐसे देखो कि यहाँ एक एलिमेंट्री ट्यूब मान लो, इधर लग रहा होगा P2A और इधर लग रहा होगा P1A, और नेट एक्सेलरेशन किधर दिख रहा है, राइट साइड, तो क्या लिखोगे, P2A माइनस P1A बराबर MA। M किसका, इस ट्यूब में जो एलिमेंट्री ट्यूब माना है उसका, तो P2A जो भी है यहाँ डेल्टा P आ गया इंटू A इक्वल्स टू A इंटू L इंटू रो इंटू A, तो ये एरिया A चला गया, तो डेल्टा P प्रेशर डिफरेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना दिखने लगा, रो AL या रो LA, जैसे लिखते थे ना रो GH तो के बदले रो AL, तो ये जो प्रेशर का डिफरेंस है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या आ गया, रो AL, ये दिखने लगेगा आपको। या दूसरे नजरिया है, जैसे mg एक्ट करता था वैसे स्यूडो फोर्स ma एक्ट करेगा पीछे की तरफ, जिसके कारण प्रेशर का डिफरेंस होगा पीछे ज्यादा आगे कम। आप इस पॉइंट को भी देख लो, एक्सेलरेटेड कंटेनर में ये जो 1 और 2 वाला पॉइंट है, इनका जो प्रेशर है P2 और P1 उनमें अंतर आएगा, ये P2 माइनस P1 जो डेल्टा P हम देखते हैं वो हम देख रहे हैं रो AL। हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के कारण स्यूडो फोर्स के कारण पीछे प्रेशर बढ़ गया लिक्विड का, वैसे आप फील करो। एक नजरिया प्रेशर के देखने का ये भी है। अच्छा ये देखना, ये सिलिंड्रिकल कंटेनर है, सिलिंड्रिकल कंटेनर, अब इसमें तुम लिक्विड रखा देखते हो, अब बताना कि यदि हम इस कंटेनर को एक्सिस, उसका जो सेंट्रल एक्सिस है उस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लगे, घुमाने लगे सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, तो क्या लिक्विड ऐसे हॉरिजॉन्टल दिखेगा? नहीं सर, क्या हो जाएगा वो, ऐसे हो जाएगा, ये कुछ कटोरे जैसा ऐसा शेप बना लेगा। यस सर। अब आपको क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि ये जो शेप है ये पैराबोला है, और स्फीयर पैराबोला को रोटेट कर देते हैं तो पैराबोलाइड सरफेस बनता है, तो ये पैराबोला है, ये प्रूफ करना है आज। तो प्रूफ करने का रास्ता तो एक ही है यार, मैं करूं क्या, तो यहाँ एक काम करता हूं, इसे 0 0 मान लेता हूं, किसी को भी मान लेता हूं 0 0, ये x कर देता हूं, ये y कर देता हूं, यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट मान लेता हूं जिसका कोऑर्डिनेट xy का मतलब इसका ये लेंथ होगा x, ये हाइट होगा y। अब यहाँ पर जो है ये m मान लिया, m पे इधर क्या लग रहा होगा, m ओमेगा स्क्वायर x, यहाँ इधर क्या लग रहा होगा mg, और इनका जो रिजल्टेंट होगा ये नॉर्मल के लॉन्ग होगा, नॉर्मल रिजल्टेंट। अब यदि ये रिजल्टेंट होगा तो गौर करिए कि यहाँ एक टेंजेंट जो आप ड्रॉ करते होंगे वो टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे से कितना एंगल बनाता है, 90। तो यहाँ पर यदि थीटा कहते हो तो ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा कितना लिखोगे आप वेक्टर सम से, m ओमेगा स्क्वायर x अपॉन mg,
और टेन थीटा का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप, और स्लोप टेन थीटा को आप लिखते हैं एक और आइडिया dy बाई डी एक्स, ये क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी, तो यहाँ से dy कितना हो गया, dy हो गया ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी डी एक्स, ये हो गया y इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी एक्स स्क्वायर बाई 2g प्लस सी, तो ये आ गया x का पावर 2 y का पावर 1, प्रूफ हो गया कि पैराबोला होगा। सर वो तो मुझे पहले से देख के लग रहा था, तो आपने क्यों टाइम बर्बाद कर दिया, अच्छी बात है। तो आपने नोट कर लो कि आपने क्या देखा कि पैराबोलाइड वहां बनता है, पैराबोला है, और मैथमेटिक्स के गंदे कैलकुलेशन से एक सीधा सा रिजल्ट आता है कि यदि वॉल्यूम कांस्टेंट हो, इफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज सेम, देन ये जो H ओरिजिनल होगा, तो जब रोटेट कर रहा होगा तो H मैक्सिमम और H मिनिमम दो हाइट दिखेगा, बाई 2 के बराबर आता है। जो पैराबोलाइड का केस बनेगा उसमें ये वैल्यू कि H मिनिमम, सर वो तो आपने दिखाया ही नहीं चित्र में, अरे मैं कहां से दिखाऊं यार, ये H मिनिमम, और H मैक्सिमम सर आपने नहीं दिखाया, ये लो H मैक्सिमम, H मिनिमम प्लस X मिनिमम मैक्सिमम बाई 2, ये ओरिजिनल जो हाइट होता लिक्विड का, वो ओरिजिनल हाइट यदि आपको दिया गया हो तो रोटेशन शुरू होने पर हम एक रिलेशन ये यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम को कंजर्व करने पर ये रिलेशन आ जाता है, H मैक्सिमम प्लस H मिनिमम बाई 2। सर ये वॉल्यूम निकालोगे कैसे शुरू वाला, अरे शुरू वाला तो मुझे पता है A इंटू H, सर बाद वाला कैसे निकालोगे, इसलिए तो कहता हूं गंदा कैलकुलेशन से आता है, सीधा सीधा रिजल्ट होता है, याद रखो H मैक्सिमम प्लस H मिनिमम बाई 2। और सर जोर से घुमाऊं और पानी भाग जाए बर्तन से बाहर, तो फिर ये रिलेशन अप्लाई मत करना, पेंदा भी दिख सकता है, लेकिन ये रिलेशन कब तक वैलिड है, जब तक वॉल्यूम सेम है, बर्तन से भाग के बाहर नहीं गया। कौन से सेम, तो बिफोर रोटेशन आफ्टर रोटेशन, यदि लिक्विड भाग के बाहर गया तो ये रिलेशन गायब, इस रिलेशन को फिर हम अप्लाई नहीं कर सकते। सर इसमें तो क्वेश्चन बहुत से बनेंगे, फील आ रहा है ना, बनते हैं बहुत से, लेकिन पहले तो आप बेसिक के साथ चलो कि आपने एनएलएम देखा, वेक्टर सम देखा, नेट फोर्स नॉर्मल के लॉन्ग होता है, थोड़ा सा ज्योमेट्री अप्लाई कर लिया कोऑर्डिनेट के साथ, टेन थीटा हो गया, dy बाई डी एक्स हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई एम जी। ठीक है अनुज, यहां तक ठीक है। इधर एक रिजल्ट है, अपनी अकल नहीं लगाना है, रिजल्ट टू यूज, ज्ञानी जन कह गए, आपको उपयोग करना है मौका मिले तो। सर मौका कब दोगे आप, अभी दो, अगले क्वेश्चन में देता हूं, हटाओ इसे। ये देखो बर्तन सिलिंड्रिकल, आर रेडियस है इसका बेस का, ये आप देख रहे हैं हाइट h, और इसमें लिक्विड पहले आराम से भरा दिख रहा था 3h बाई 4 हाइट तक। कहानी ये बनी कि ओमेगा का वैल्यू बताओ कि लिक्विड यहां ऐसे ऊपर तक आ जाए, जस्ट टच करता दिखने लगे आपको, और उसके लिए ओमेगा क्या होगा, जस्ट अभी बाहर होने वाला है,
ओमेगा मैक्सिमम बताना है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वो कांस्टेंट रहना चाहिए इनसाइड कंटेनर, कांस्टेंट इनसाइड कंटेनर। उसके लिए मैक्सिमम ओमेगा क्या होगा? यदि इस लिमिट से हम आगे बढ़ेंगे तो पानी निकल के बाहर आएगा, इस लिमिट वो ओमेगा मैक्सिमम, तो वो मतलब वो टच करने लगा ऊपर। तो कहानी तो ये है। बारी आता है सर सॉल्व कैसे करोगे? तो कोई नहीं, एक्स वाई से तो कहानी अपनी शुरू हो गई और अपना आइडिया ही वहीं से लिया। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई एम जी, वहीं से शुरू कर दिया कहानी, यहाँ एक एक्स वाई पॉइंट मानकर। अब ये जो है dy इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई ये डी एक्स, और इंटीग्रेट करते वक्त देखो y का वैल्यू कहां से, y का वैल्यू h मिनिमम से, ध्यान देना हो, h मिनिमम से, मुझे कहां पता क्या है, और h y मैक्सिमम कितना है, y मैक्सिमम है h, और इधर देखना x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू बढ़ते बढ़ते r तक, यही तो इंटीग्रेशन में जाएगा लिमिट, क्योंकि यहाँ वाला जो पॉइंट है वो कहलाएगा 0 h मिनिमम, और यहाँ वाला पॉइंट कहलाएगा h r कॉमा h। तो या तो इंटीग्रेशन में जाओ, या तो इंटीग्रेशन में जाओ, या y का आपके पास वैल्यू पता है ना, y का आपके पास वैल्यू पता है ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g प्लस सी। तो दो पॉइंट आपको मिल गए, उनका वैल्यू रख दो, सी निकल आएगा, ओमेगा निकल आएगा। नहीं तो इंटीग्रेशन में आप चले गए तो वो यूज कर लो, इसे हटाओ, डायरेक्ट इंटीग्रेशन में चले गए। अच्छा एच मिनिमम कहां से लाओगे? फॉर एच मिनिमम ध्यान से देखना, वी कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट पे एक फॉर्मूला था ना, वॉल्यूम कांस्टेंट, हाँ वॉल्यूम कांस्टेंट, एच मैक्सिमम प्लस एच मिनिमम बाई 2 इक्वल्स टू एच ओरिजिनल। तो एच मैक्सिमम है एच, एच मिनिमम उसे मैं ढूंढ रहा हूं बड़ी मेहनत से, और ये 3h बाई 4, 2 2 जा 4, एच मिनिमम हो गया एच माइनस 3h बाई 2, h बाई 2, तो h मिनिमम हो गया h बाई 2, तो लेफ्ट साइड में कितना आ जाएगा इक्वल्स टू के h माइनस h बाई 2, और राइट साइड में ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2। अब यदि यहां तक हम पहुंच ही गए फिर बचा क्या? जी छूट गया, श्री राम, तो ओमेगा स्क्वायर बाई जी। अब कितना आ गया h बाई 2 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g, 2 चला गया, ओमेगा हो गया अंडर रूट एच जी बाई आर स्क्वायर, यही ना ओमेगा हो गया। तो मजे मतलब यही तो करना है, और ज्यादा पंगा तो है नहीं। या सरफेस पे दो पॉइंट चुन के y बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g वाले फॉर्मूले में प्लस सी वाले में रख देंगे, एक सी निकल आएगा, ओमेगा निकल आएगा। क्वेश्चन में जब इतना मजा आप ले ही चुके और मान लिया कि नहीं समझ में आने वाला है, तो दूसरा भी नहीं आएगा, या ट्राई करते हैं, क्या पता आ ही जाए। अब यहां पर गौर करिए, आपसे कहा जाता है कि इतने बढ़िया स्पीड से घुमाया, ये घुमाया वो घुमाया, ओरिजिनल पहले हाइट देख लेना, क्या पता काम में आए। और आपने इतने शानदार ढंग से घुमाया कि ये पानी पानी बेस तक, जस्ट बेस झांकने लगा, बेस तक पहुंच गया, ये इसका पैराबोला का पूंछ वर्टेक्स।
अब ये आपको बताना है कि इसके लिए ओमेगा क्या चाहिए। पानी बाहर में निकलेगा सर। अकल लगाओ, इतना भरा बर्तन है और बेस तुम्हें झांक कर दिखा रहा है अपना चेहरा, तो क्या पानी वहां से बाहर नहीं आया होगा? सर फिर एच मिनिमम कैसे निकालेंगे? अरे बेवकूफ, 0 0 दिख नहीं रहा है, निकाल क्यों रहे हो? मतलब अपना एक इक्वेशन कम हो गया, पानी बाहर गया तो जाने दो, कोई गम नहीं। अब यहां पर जो पॉइंट है ये r,h। अब अपना जो इक्वेशन बना d इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर x बाई एम जी, तो dy इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x बाई जी डी एक्स, और इंटीग्रेशन का लिमिट देखो, जब y0 x0 y के बदले h x के बदले r निकल आया, h इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2g, ओमेगा हो गया अंडर रूट 2gh बाई r स्क्वायर। काम खत्म। मुश्किल काम तो नहीं है, एक इक्वेशन आपका कम हुआ तो दूसरा वो बेस का पॉइंट वैसे ही दिखने लगा 0 0। सर आप ओरिजिन वहां क्यों रखते हो? भाई मैथ्स के स्टूडेंट आपको जहां मर्जी रख लेना ओरिजिन, मैं तो यही रखता हूँ ओरिजिन। सर मैं तो जहां वर्टेक्स आएगा वही रखूंगा ओरिजिन, रख सकते हो, ट्राई कर लेना, मैं नहीं रखता। कांस्टेंट में है। हाँ तो मैं फिक्स रखता हूँ क्योंकि बेस तो फिक्स है, वहां से कोऑर्डिनेट को डिसाइड करना किसी भी पॉइंट को थोड़ा आसान। तो ये रोटेशन वाले क्वेश्चन ऐसे आपके सारे बन जाएंगे। प्रेशर अलग अलग आर्म, अलग अलग बर्तन। अगले टर्न पे फ्लूइड डायनामिक्स की चर्चा करते हैं। स्टैटिक्स की कहानी यही तक है, अगले टर्न पे हम लोग देखेंगे फ्लूइड डायनामिक्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।